बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसान फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ेंगे जिसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसका ताल्लुक चैप्टर नंबर 3 में जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने इनर्शिया से रिलेटेड पढ़ा था, बिल्कुल वैसे ही यहां पर हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सही तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो मेरी एडवाइस ये होगी कि आप चैप्टर नंबर 3 के जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसको एक दफा देखिए, क्योंकि उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि इनर्शिया क्या होता है। तो आइए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट समझें, सबसे पहले तो हमें सिर्फ इनर्शिया को समझना होगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर 3 में जब मैंने इनर्शिया पढ़ाया था तो मैंने इनर्शिया को जिद का लफ्ज दिया था कि इनर्शिया एक जिद है। किस चीज की जिद? स्टूडेंट्स, स्पीड चेंज ना करने की जिद। तो ये याद रखिएगा कि स्पीड चेंज ना करने की जिद, इसे हम बोलते हैं इनर्शिया या जिद उसकी। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास ये एक साइकिल और एक ट्रक है और मैं इन पर एक जैसी फोर्स लगाऊंगा, तो मैं आपसे पूछता हूं कौन मेरी फोर्स की वजह से अपनी स्पीड आसानी से बढ़ाएगा? तो आप फौरन कहेंगे सर, साइकिल जो है वो अपनी स्पीड आसानी से बढ़ाएगा, लेकिन जो ट्रक है वो अपनी स्पीड आसानी से नहीं बढ़ाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि ट्रक ने ज्यादा जिद की। तो आप इसको फिजिक्स की टर्म्स में कहेंगे कि ट्रक हैज मोर इनर्शिया देन द साइकिल। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर ये ट्रक और साइकिल एक खास स्पीड से चलते हुए आ रहे होते और मैं कहता हूं मैं इनको रोकना चाहता हूं, मैं एक जैसी फोर्स लगाऊंगा, कौन अपनी स्पीड आसानी से कम करेगा? तो फिर से आप कहेंगे सर, आप साइकिल को आसानी से स्पीड कम करने पर मजबूर करेंगे, लेकिन ट्रक जो है वो आसानी से नहीं रुकेगा, यानी कि ट्रक अपनी मोशन पर जिद करेगा, वो स्पीड कम ना करने की जिद करेगा। इसका मतलब फिर से हम कहेंगे दैट ट्रक हैज मोर इनर्शिया। तो ये जो जिद है ना, इसे हम बोलते हैं कि ये इनर्शिया है। आप कह सकते हैं ये जिद स्पीड के चेंज के खिलाफ है, या आप ये भी कह सकते हैं ये जिद जो है वो एक्सेलरेशन के अगेंस्ट है। नाउ स्टूडेंट्स, आपने दोनों केसेस में देखा कि ट्रक हैज मोर इनर्शिया, लेकिन ट्रक के पास साइकिल के मुकाबले में ऐसी क्या चीज ज्यादा है? तो आप देख सकते हैं ट्रक हैज मोर मास एज कंपेयर टू द साइकिल, जबकि साइकिल का मास कम है। तो ट्रक का इनर्शिया ज्यादा क्यों हुआ? क्योंकि ट्रक का मास ज्यादा हुआ। इसका मतलब हम लोगों ने यह बात भी सीखी कि जो इनर्शिया है वो मास पर डिपेंड करता है। तो याद रखिएगा, ये जो हम लोगों ने इनर्शिया पढ़ा था, इट डिपेंड्स ऑन मास। ये चैप्टर नंबर 3 में मैंने आप लोगों को बताया था। नाउ स्टूडेंट्स, एक और बात आप लोग जरा तवज्जो से देखिएगा। जो ट्रक की एग्जांपल है या बाइसाइकिल की एग्जांपल है, आपने देखा दोनों केसेस में बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, लीनियर पाथ में मूव कर रही है। इस वजह से ये जो इनर्शिया है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में मूव करती हुई बॉडीज का इनर्शिया है, इसलिए हम कहते हैं इसको कि ये लीनियर इनर्शिया है। तो स्टूडेंट्स, आज से पहले मैंने इनर्शिया के साथ लीनियर का वर्ड यूज नहीं किया क्योंकि जरूरत नहीं थी ना, लेकिन अब क्योंकि हम एक और टाइप का इनर्शिया पढ़ने जा रहे हैं, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि ये जो इनर्शिया है ये लीनियर इनर्शिया है। नाउ स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि ये मोमेंट का क्या मतलब है। इनर्शिया तो हमें समझ लग गया। स्टूडेंट्स, मोमेंट का आसान अल्फाज में मैं अगर कहूं तो मतलब है घुमाओ। जब भी कोई चीज घूमे तो हम उसकी सारी फिजिकल क्वांटिटीज के साथ मोमेंट लगा देते हैं। जैसे इनर्शिया क्या था? एक्सेलरेशन के अगेंस्ट जिद। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? एंगुलर एक्सेलरेशन के अगेंस्ट जिद। जब कोई चीज घूम रही हो, रोटेट कर रही हो, सर्कुलर पाथ में मूव कर रही हो, तो उस वक्त जो उसका इनर्शिया होगा, जो उसकी जिद होगी, स्पीड चेंज ना करने की जिद, एक्सेलरेशन के अगेंस्ट जो जिद होगी, और एक्सेलरेशन अब कौन सा होगा? क्योंकि चीज रोटेट कर रही होगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। यह कहलाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, घूमती हुई चीजों का इनर्शिया, जैसे पंखे का इनर्शिया, जैसे व्हील का इनर्शिया। तो नाउ स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन हमें
पता होनी चाहिए। तो देखते हैं जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि एबिलिटी टू रेजिस्ट एंगुलर एक्सेलरेशन, कि जब कोई चीज घूम रही हो तो उसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा उसको रेजिस्ट करने की जो एबिलिटी है उसे हम बोलते हैं उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा इसकी एक और डेफिनेशन भी है जो कि मैं अभी इसकी जगह खाली छोड़ रहा हूं और ये आगे चल के जब मैं मजीद कैलकुलेशंस करूंगा तो वहां पर बताऊंगा आप लोगों को। नाउ स्टूडेंट्स ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ मैं लिख सकता हूं कि चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा कि चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। घूमती हुई चीजों की जब वेलोसिटी चेंज हो तो हम कहते हैं उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन है। जैसे मैं पंखे को जब स्टार्ट करता हूं तो आहिस्ता आहिस्ता स्पीड पकड़ता है, एक्सेलरेशन है उसमें, लेकिन कौन सा, एंगुलर एक्सेलरेशन। उसी पंखे को जब मैं स्टॉप करता हूं, ऑफ कर देता हूं, तो आहिस्ता आहिस्ता वो स्पीड कम करना शुरू कर देता है, तो हम कहेंगे इस बॉडी के पास अब क्या है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन है। नाउ स्टूडेंट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया की दूसरी डेफिनेशन जो है वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि जब भी मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहूंगा तो मैं उसके लिए एक सिंबल यूज कर लेता हूं और वो है MOI। MOI स्टैंड्स फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है जी। नाउ स्टूडेंट्स डेफिनेशन के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है एक्सप्लेनेशन। तो अब हम जरा डिस्कस करेंगे एक्सप्लेनेशन को। लेकिन स्टूडेंट्स फिर से याद रखिएगा अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझना चाहते हैं तो आपको लीनियर इनर्शिया पता होना चाहिए वो क्या है, और लीनियर इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ मास पर डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स एक्सप्लेनेशन में आप लोगों ने क्या लिखना है, आइए एक छोटी सी एग्जांपल इमेजिन करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स जरा इमेजिन करें कि मेरे पास ये एक बहुत छोटा मैस है जिसे मैं पॉइंट मैस कह देता हूं, और ये एक बहुत ही हल्के रॉड, इतना हल्का रॉड कि हम कह सकते हैं एक मैसलेस रॉड के साथ जो है वो अटैच है। और ये मैसलेस रॉड जो है ये इस पॉइंट O पर एक फ्रिक्शनलेस बेरिंग से अटैच है जिस पर ये घूमेगा। अभी ये रेस्ट पर है, लेकिन जैसे ही मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा तो आप देखेंगे ये आहिस्ता आहिस्ता स्पीड पकड़ेगा, यानी कि बॉडी में फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। नाउ स्टूडेंट्स जरा तवज्जो से देख लें, फोर्स की जो डायरेक्शन है वो कहां है, फोर्स की जो डायरेक्शन है वो अलोंग टेंजेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो मैं आप लोगों को व्यू दिखा रहा हूं ये एक्चुअली में कंफ्यूजिंग हो सकता है। असल में याद रखिएगा ये जो पूरा सेटअप है, ये जो बॉडी मूव करेगी ये मूव करेगी हॉरिजॉन्टल प्लेन में, यानी कि इस तरह से। नाउ स्टूडेंट्स ये डायग्राम आपको बुक के पेज नंबर 108 पर भी नजर आएगी, और ये बुक के पेज नंबर 108 पर जो पहला पैराग्राफ है उसमें ये वर्ड्स देख लीजिए कि ये फ्रिक्शनलेस है और ये मैसलेस हमारे पास रॉड है। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों ने लिखनी है। नाउ स्टूडेंट्स वही डायग्राम मैंने आप लोगों के सामने फिर से बना दी, ये वही पॉइंट मैस है, इसको मैंने आपके सामने बड़ा बनाया, लेकिन आप इमेजिन करें कि ये बहुत छोटा मैस है और ये मैस पर मैं टेंजेंट की डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं जिसकी वजह से ये इधर मूव करते हुए, रोटेट करते हुए अपनी स्पीड बढ़ाएगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात, ये जो मैस है ये सेंटर से r डिस्टेंस पर है। ये r डिस्टेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम डिस्कस करेंगे इसको। नाउ स्टूडेंट्स हमें मालूम है फोर्स लगने की वजह से एक्सेलरेशन हुआ, लेकिन ये कौन कहता है कि फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, ये तो कहता है न्यूटन का सेकंड लॉ। तो हम रेफरेंस देंगे कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ। अब न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि F इज इक्वल टू m, कि फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है, और ये जो m है इसको मैस कह लें तो भी ठीक है, लेकिन याद है मैस तो क्या होता है, लीनियर इनर्शिया। तो आप चाहें तो इसको इमेजिन करें एज ए
अनर्शा। लेकिन कौन सा अनर्शा? जब चीजें स्ट्रेट मूव कर रही हो। लेकिन अभी तो हमारे पास चीज स्ट्रेट नहीं मूव कर रही, बल्कि वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। इसलिए इस इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करना जरूरी है। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है? टेंजेंट। तो जो एक्सेलरेशन होगा वो भी अलोंग टेंजेंट होगा। तो ये कहलाता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यानी कि टेंजेंट के अलोंग एक्सेलरेशन। और याद रखिएगा, मैं इसको बोलूंगा इक्वेशन नंबर 1। अब अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें मालूम है लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान एक रिलेशन है। और वो रिलेशन क्या है? वो रिलेशन है कि ए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर इंटू एल्फा। एल्फा कौन सा एक्सेलरेशन है? घूमती हुई चीजों का एक्सेलरेशन, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन। और ए टी कौन सा एक्सेलरेशन है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंट में। नाउ स्टूडेंट्स, ये दोनों जो एक्सेलरेशन है, आप लोगों को रिलेशन पता चल गया। मैं इसकी वैल्यू यहां पुट कर देता हूं। जब मैं इसकी वैल्यू यहां पुट करूंगा, जरा देखते हैं एफ किसके बराबर आ जाएगा? एम तो एज इट इज रहेगा, बाकी रह गया ए टी, और ए टी किसके बराबर है? आर इंटू एल्फा। तो ये है इक्वेशन नंबर 2, एफ इज इक्वल टू एम आर एल्फा। नाउ स्टूडेंट्स, मैं क्या करूंगा? मैं पूरी इक्वेशन को आर से मल्टीप्लाई करूंगा। मल्टीप्लाई आर ऑन बोथ साइड्स। मैं दोनों तरफ आर से मल्टीप्लाई करूंगा। क्यों कर रहा हूं अभी आपको पता चल जाएगा। जब मैं इधर आर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये सिर्फ एफ लिखा है, तो ये बन जाएगा आर एफ। और जब मैं इधर आर से मल्टीप्लाई करूंगा एम एज इट इज, वो जो आर मल्टीप्लाई कर रहा हूं वो इस आर से मल्टीप्लाई होकर आर स्क्वायर, और साथ क्या रह जाएगा? एल्फा। तो आर एफ इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर एल्फा। इसको मैं एक दफा फिर से लिख देता हूं। तो आर एफ इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर एल्फा। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में टॉर्क पढ़ा था। और टॉर्क किसके बराबर होता है? हम लोगों ने पढ़ा था कि जो टॉर्क है वो फोर्स इंटू मोमेंट आर्म होता है। तो ये जो आर इंटू एफ है, ये तो बेसिकली टॉर्क है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बन गया टॉर्क, ये हमारे पास है अल्फा, और ये हमारे पास है एम आर स्क्वायर। अब ये इक्वेशन जो है ना आपके सामने, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, और जरा तवज्जो से देखना आप लोगों ने। अभी एक इक्वेशन मैंने आप लोगों के सामने पहले लिखी, और वो इक्वेशन क्या थी? वो इक्वेशन थी F इज इक्वल टू एम ए। इस इक्वेशन में आप देख रहे हैं जो एक्सेलरेशन है वो लीनियर एक्सेलरेशन, जो मैस है यानी अनर्शा है वो लीनियर अनर्शा है, और जो फोर्स है वो भी लीनियर फोर्स है जो लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। लेकिन ऊपर वाली इक्वेशन देखें, ये एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन है। थोड़ी देर के लिए आप यूं सोचें जैसे इस ए की जगह अल्फा आ गया, यानी लीनियर एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया, और लीनियर एक्सेलरेशन पैदा करने वाली फोर्स की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा करने वाला टॉर्क आ गया। ये दोनों इक्वेशंस बजाहिर एक जैसी नहीं लगती, लेकिन इनमें बहुत हद तक आप सिमिलैरिटी देखेंगे। तो ये देखिए जी, लीनियर एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर फोर्स की जगह घूमती हुई चीजों में जो फोर्स करता है यानी कि टॉर्क प्रोड्यूस कर देता है। बाकी बीच में रह गया अनर्शा, वो रेजिस्ट करने वाली चीज एक्सेलरेशन को, और उसकी जगह कौन आ गया? एम आर स्क्वायर। तो फिर ये क्या हुआ? ये घूमती हुई चीज का अनर्शा हुआ, तो ये बन गया मोमेंट ऑफ अनर्शा। स्टूडेंट्स, एक बार फिर इसको देख ले, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। दोबारा देखिए जी कि ये इक्वेशन किसके लिए थी? ये इक्वेशन थी लीनियर मोशन में हम लोगों ने पढ़ी, और ये इक्वेशन अब हम कहां पढ़ रहे हैं? एंगुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन में। और जरा देख लीजिए, सारे लीनियर वेरिएबल्स एंगुलर वेरिएबल्स या एंगुलर क्वांटिटीज में चेंज हो गए। लीनियर एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया,
फोर्स की जगह टॉर्क आ गया है, और फिर ये जो इनर्शिया है इसकी जगह जो चीज बची है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर आया है? एम आर स्क्वायर के। तो अगर मैं इस इक्वेशन को यूं लिख दूं कि टॉ इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं आई कह देता हूं, और ए जो है वो अल्फा है, तो ये इक्वेशन हमारे पास आई के टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। नाउ स्टूडेंट्स जरा देखते हैं कि ये इक्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, इस इक्वेशन की सिग्निफिकेंस देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने जो बात नोट करनी है वो ये है कि ये एक किस्म का न्यूटन का सेकंड लॉ ही है, लेकिन कब? जब चीजें रोटेट कर रही हो, जब चीजें घूम रही हो, क्योंकि फोर्स की जगह टॉर्क आ गया, ए की जगह लीनियर एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया, और इनर्शिया की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। तो याद रखिएगा ये आप लोगों ने लिखना है कि जो टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा है, इट इज दी क्या है ये? रोटेशनल एनालॉग। किसका रोटेशनल एनालॉग है? किसका रोटेशनल एनालॉग है जी? रोटेशनल एनालॉग ऑफ F इज इक्वल टू एम ए, यानी कि F इज इक्वल टू एम ए जो लीनियर इक्वेशन थी, जब वो रोटेशन में आती है तो वो टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा बन जाती है। आपने देखा कि फोर्स की जगह कौन आ गया? F की जगह टॉर्क आ गया, तो F इज रिप्लेस्ड बाय टॉर्क, और A की जगह कौन आ गया? लीनियर एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया, तो A इज रिप्लेस्ड बाय अल्फा। तो फिर F की जगह टॉ आ गया, A की जगह अल्फा आ गया, तो M की जगह एम आर स्क्वायर आ गया, तो M की जगह मैं लिख सकता हूं इनर्शिया, क्योंकि आप इसको मैस की बजाय इनर्शिया बोलें, तो M यानी कि इनर्शिया इज रिप्लेस्ड, उसकी जगह कौन आ गया? उसकी जगह एम आर स्क्वायर आ गया, जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ये भी इनर्शिया है लेकिन घूमती हुई चीजों का इनर्शिया है। नाउ स्टूडेंट्स ये बात जो मैंने अभी आप लोगों के सामने रोटेशनल एनालॉग की है, ये भी आपको पेज नंबर 108 पर मिलेगी, और ये जो हमारे पास किस वेरिएबल को किससे रिप्लेस करना है, ये सारी बातें आपको पेज नंबर 108 पर लाजमी मिलेंगी। आइए स्टूडेंट्स अब जरा डिस्कस करते हैं कि ये जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है, घूमती हुई चीजों का इनर्शिया, इसके बारे में हम मजीद क्या जान सकते हैं। तो हम देखते हैं कि किन फैक्टर्स पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड कर रहा है। स्टूडेंट्स अभी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसपे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है, लेकिन उसके लिए मैं एक दफा फिर से वो इक्वेशन आप लोगों के सामने लिख दूं जो हम लोगों ने अभी डिराइव किया, और वो इक्वेशन क्या है कि I मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। और स्टूडेंट्स जरा देखिएगा यहां से हम इसकी वो दूसरी डेफिनेशन जिसको मैंने अभी तक नहीं लिखा वो भी लिख सकते हैं, और वो क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दो चीजों का प्रोडक्ट है। तो हम कह सकते हैं कि व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइंड, इसकी डेफिनेशन ऐसे की जा सकती है दैट एज द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ, किन दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन? प्रोडक्ट ऑफ मैस, तो मैस एंड, और दूसरा क्या है? आर का स्क्वायर। आर क्या था? वो जो मैस है उसका सेंटर से डिस्टेंस, तो हम लिखेंगे पूरा कि एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस? फ्रॉम सेंटर। नाउ स्टूडेंट्स जरा देखते हैं वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड कर रहा है। ये देखिए हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया में दो ही बातें आ रही हैं, एक तो मैस, तो हम कहेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन mass of the body, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है कि mass कितना है, और इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया
डिपेंड्स ऑन मास। नाउ स्टूडेंट्स, हमें मालूम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? इनर्शिया होता है जिद, जैसे कि पहले भी मैंने बताया, लेकिन वो सिर्फ इनर्शिया था, लीनियर इनर्शिया। अब चीजें घूम रही हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? घूमते हुए स्पीड ना बढ़ाने की या ना कम करने की जिद। तो मिसाल के तौर पर हमारे पास जस्ट इमेजिन करें कि दो फैंस हैं। एक फैन जो है वो थोड़ा सा हैवी है, किसी हैवी मेटल से बना हुआ है, जबकि जो दूसरा फैन है वो किसी प्लास्टिक की चीज से बना हुआ है, काफी हल्का है। अगर मैं दोनों को एक जैसी फोर्स लगाऊं तो मैं देखूंगा कि जो हल्का फैन है वो तेजी से एक्सेलरेट होना शुरू कर देगा, जबकि जो भारी फैन है वो ज्यादा एक्सेलरेट नहीं होगा। तो क्या वजह है? उसने क्यों आसानी से घूमना जो है वो पसंद किया? उसकी वजह यह है कि उसका जो मैस है वो कम है। जब मैस कम होगा प्लास्टिक वाले फैन का तो उसका इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम मतलब उसकी जिद कम होगी। जब जिद कम होगी स्पीड कांस्टेंट रखने की, तो वो आसानी से अपनी स्पीड चेंज कर लेगा। लेकिन अब याद रखिएगा, इनर्शिया जो लीनियर इनर्शिया था वो भी मास पर डिपेंड करता था, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो भी मास पर डिपेंड करता है। लेकिन लीनियर इनर्शिया सिर्फ मास पर डिपेंड करता था, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एक और चीज आ रही है और वो आर स्क्वायर है। आर क्या है? आर है कि वो जो मास है वो सेंटर से कितना दूर है। तो मैं कह सकता हूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और किस पर डिपेंड किया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन distribution of mass from center। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बात पर डिपेंड करता है कि वो जो मैस है वो कितने दूर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सेंटर से। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक 1 kg की डिस्क है और ये हमारे पास उतने ही मैस का यानी 1 kg का एक रॉड है। अब जरा इमेजिन करें, अगर लीनियर इनर्शिया होता तो मैं पूछता भाई इनमें किसका इनर्शिया ज्यादा है? आप कहते सर दोनों का मैस सेम है तो दोनों का इनर्शिया भी सेम होगा। लेकिन जरा इमेजिन करें, अगर यहां पर रोटेशन की बात करें तो रोटेशन में अगर आप देखें कि सेंटर से ये जो बड़ी डिस्क है इसका डिस्टेंस कुछ और बन रहा है, जबकि जो हमारे पास छोटी डिस्क है उसका डिस्टेंस कुछ और बन रहा है, जिसकी वजह से इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो डिफरेंट होंगे। और ये बात आपको पेज नंबर 108 पर लिखी नजर भी आएगी। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पर डिपेंड करता है। अच्छा, याद रखिएगा, जितना मास सर्कल के सेंटर पर होगा, कि mass is concentrated at center, तो आप देखेंगे उतना हमारे पास R की वैल्यू कम होगी। और जब R कम होगा तो आप फार्मूले से देख सकते हैं कि R कम तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम, यानी जिद कम होगी। तो स्मॉल r मींस स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर आप चाहते हैं चीजें आसानी से रोटेट करें, जिद ना करें, तो आप चाहेंगे उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम करने के लिए आप सारा मैस जो है वो सेंटर के करीब करीब रखेंगे, सेंटर को हैवी बनाएंगे। तो चीज का जब सेंटर हैवी होगा, सारा मैस सेंटर के करीब होगा, तो डिस्टेंस कम होगा और हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, जिद कम होगी, चीज आसानी से मूव करेगी। मिसाल के तौर पर जब आप पंखा जो है वो डिजाइन करते हैं तो क्या करेंगे? पंखा आप चाहते हैं कि इजीली रोटेट करे, जल्दी स्पीड पकड़े कि ना पकड़े? डेफिनेटली पंखे के केस में आप चाहते हैं कि वो घूमे। तो फिर आप क्या करेंगे कि पंखा जो है उसका मैस जो है वो सेंटर में रखेंगे, मैक्सिमम मैस सेंटर में रखेंगे। यही वजह है कि पंखे का सबसे हैवी पार्ट कहां होता है स्टूडेंट्स? उसका बिल्कुल सेंटर सबसे हैवी पार्ट होता है। तो ये जो सेंटर को आप लोगों ने हैवी बनाकर क्या किया, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम कर दिया। नाउ स्टूडेंट्स, एक और बात,
जरा इमेजिन करें, आपके पास एक टायर डिजाइन करने को कहा जाता है। जब आपको टायर डिजाइन करना है तो आप क्या करेंगे? टायर चाहते हैं कि घूमे या आप चाहते हैं कि टायर आसानी से ना घूमे? डेफिनेटली आप ये चाहेंगे कि टायर जो है वो आसानी से स्पीड पकड़े, आसानी से स्पीड चेंज करे, तो आप उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम रखेंगे। इस वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम रखने के लिए आप उसका ज्यादा मास सेंटर पे रखेंगे। तो स्टूडेंट, जब आप उसका ज्यादा मास सेंटर पर रखते हैं, इस वजह से आप जो है वो उसका रिम जो है वो हैवी बनाते हैं, ताकि रिम जितना हैवी होगा उतना मास जो है वो सेंटर पे होगा और हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, टायर आसानी से घूमेगा। तो ये तो वो कुछ एग्जांपल्स होगी जहां आप चाहते हैं कि टायर या फैन या जो भी ऑब्जेक्ट है वो आसानी से घूमे, आप उसका सेंटर हैवी बनाते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर आप मास को सेंटर से दूर रखेंगे तो हम कहेंगे कि मास कहां है? मास इज कंसंट्रेटेड। मास रखा गया है एट एजेस, किनारों पर, सेंटर से दूर रखा गया। उससे क्या होगा? जितना वो सेंटर से दूर होगा उसका डिस्टेंस जो है मेजॉरिटी मास का सेंटर से वो ज्यादा होगा, जिसकी वजह से जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ज्यादा होगा। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा तो उसकी जिद ज्यादा होगी, वो आसानी से अपनी स्पीड नहीं चेंज करेगा, आसानी से रोटेट नहीं होगा। तो इसका भी क्या कोई फायदा है स्टूडेंट्स? बिल्कुल। समटाइम्स हम चाहते हैं कि हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो रोटेट ना हो। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें, एक शख्स जो है सर्कस में रोप वॉकर है और वो इस रोप के ऊपर चल रहा है। अब आप चाहते हैं कि ये रोटेट हो या ना हो, क्योंकि अगर ये रोटेट हुआ तो ये तो फौरन गिर जाएगा। तो फिर आप क्या करेंगे? इसको रोटेट होने से बचाने के लिए आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा करेंगे और आप इसके हाथ में इस तरह का एक बहुत बड़ा जो है रॉड पकड़ा देंगे। रॉड पकड़ने से ये स्टेबल क्यों हो जाता है? क्योंकि रॉड जो है वो इतनी ज्यादा लेंथ का है कि बहुत सा मास आपने अब उस शख्स के सेंटर से दूर कर दिया, जिसकी वजह से इसकी रोटेशन मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। इस केस में आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा किया है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए, ये कोई रूल नहीं है, ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पर। अगर आपको कम चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो फिर आप मास का ज्यादा हिस्सा सेंटर में रखेंगे, सेंटर को हैवी बनाएंगे। और अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा चाहिए, आपको रोटेशन रोकनी है, तो आप जो है वो बाउंड्रीज को हैवी बनाएंगे। स्टूडेंट्स, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, और वो ये है कि हमारे पास इस फार्मूले से मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट नोट कर लें, और वो यूनिट क्या है? वो है, मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम, और आर डिस्टेंस है, डिस्टेंस का स्क्वायर यानी मीटर का स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और एक और इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट, कि हमारे पास मास स्केलर है, डिस्टेंस का स्क्वायर स्केलर है, दो स्केलर क्वांटिटीज मल्टीप्लाई होंगी तो हमारे पास ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ए स्केलर क्वांटिटी। याद रखिएगा, आपकी बुक के अकॉर्डिंगली मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। नाउ स्टूडेंट्स, अब बात रह गई है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को किस तरह से कैलकुलेट किया जाए। नाउ स्टूडेंट्स, इसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहले हम जरा डिस्कस करेंगे कुछ रेगुलर ऑब्जेक्ट्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक शेप्स की। मिसाल के तौर पर ये एक रॉड एक स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक शेप है, डिस्क एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जो है वो एक ज्योमेट्रिक शेप है। तो जिनमें एक रेगुलर पैटर्न आपको नजर आए, उस ज्योमेट्रिकल शेप को भी हम आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, सबसे पहले याद रखिएगा, अगर मैं रॉड की बात करूं और रॉड को उसके इस एक्सिस पर रोटेट करूं कुछ इस तरह से, तो फिर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? याद रखिएगा, मैं एक्सिस चेंज नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आपने यहां पर एक्सिस रख के इस पॉइंट पर रोटेट किया तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। तो याद रखिएगा, इस वजह से आपकी बुक जो है वो मेंशन कर रही है पेज नंबर 109 के ऊपर, जब वो इन एग्जांपल्स को दे रही है, तो हमारे पास एग्जांपल्स के ऊपर उसने लिखा है कि यहां पर जो जितने भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो लिख रही है वो इन एक्सिस के अलोंग है जो उसने बताया। तो अगर मैं इस एक्सिस पर इसको रोटेट करूं तो याद रखिएगा, इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 1/12 ml स्क्वायर, वेयर L इज द लेंथ ऑफ द रॉड। फिर इसी तरह से स्टूडेंट्स, ये हमारे पास डिस्क
या सिलेंडर है। अब इस सिलेंडर को आप देखेंगे, आपके जहन में शायद सिलेंडर की कुछ और शेप हो कि सिलेंडर तो इस तरह का होता है। जरा स्टूडेंट इमेजिन करें, अगर मैं इस सिलेंडर की जो हाइट है वो कम कर दूं तो आप देखेंगे कि ये सिलेंडर जो है वो एक टाइम पर आकर इस तरह से बन जाएगा। तो अब मैं इसको डिस्क बोल रहा हूं, तो डिस्क भी एक किस्म का सिलेंडर ही है। तो ये जो डिस्क या सिलेंडर है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखिएगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ mr²। बिल्कुल इसी तरह से स्टूडेंट जब हम बात करते हैं रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी ये सिंबल आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग जो है वो है mr²। एक बात याद रखिएगा, डिस्क और रिंग में जो फर्क है ना, वो आप लोग इस तरह से समझे कि ये जो डिस्क है ना, ये पूरी सॉलिड होती है, इसमें कहीं कैविटी या खाली जगह नहीं होती। लेकिन अगर मैं इस डिस्क का इंटरनल पार्ट जो है वो निकाल दूं तो फिर ये हमारे पास एक रिंग रह जाएगा। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मैं 1/2 को क्या कह सकता हूं, 0.5, तो मैं 0.5 mr² भी कह सकता हूं। यहां से हम देख रहे हैं कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² है, जबकि डिस्क का mr² का हाफ है। इसका मतलब क्या मैं बताता हूं। इसी तरह से स्टूडेंट्स स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखिएगा 2/5 mr², जहां r जो है वो उसका रेडियस होगा। और याद रखिएगा ये जो स्फीयर है 2/5 का आंसर अगर आप निकालें तो 0.4 बनेगा। तो आप देख रहे हैं रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, mr² रिंग का, और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, 0.5 mr², यानी कि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से थोड़ा सा कम है, और स्फीयर का 0.4 है, उसका 0.5 है, ये 0.4 तो उससे भी कम है। इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन तीनों में से सबसे कम है। रॉड को फिलहाल रहने दे, बाकियों को जरा ध्यान से देखिए। अब सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का हुआ, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, जिद, स्पीड पकड़ने की या स्पीड कम करने की जिद। तो जरा देखिए, जरा स्टूडेंट्स इमेजिन करें, अगर ये तीनों ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर पड़े हुए हैं, एक बुलंद जगह पर पड़े हुए हैं, और मैं इनकी रेस लगाता हूं कि देखते हैं इनमें कौन तेजी से नीचे पहुंचेगा सबसे पहले। तो आपको मालूम है सबसे पहले तो वो पहुंचेगा जो जल्दी स्पीड पकड़ेगा घूमते हुए, एंगुलर वेलोसिटी तेजी से चेंज करेगा। एंगुलर वेलोसिटी वो तेजी से चेंज करेगा जिसकी जिद कम होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। तो जरा देखिए स्टूडेंट्स, मैंने अभी आप लोगों को बताया इनमें सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फीयर का है। तो आप जब इसको अलाउ करेंगे इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को, तो आप देखिएगा सबसे पहले जो है वो स्फीयर, और उसके बाद जो है वो डिस्क, और सबसे एंड पर हमारे पास रिंग जो है वो पहुंचेगा। तो स्टूडेंट्स ये मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कि रोटेशन कितनी मुश्किल या कितनी आसान है। नाउ स्टूडेंट्स इस सारी एग्जांपल्स को जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेज नंबर 109 के ऊपर आप लोग देख सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने देखा कि ये एक रेगुलर शेप है जिसमें मैस जो है वो बराबर का डिस्ट्रीब्यूट है हर तरफ। अब हम इमेजिन करेंगे कुछ ऐसी शेप जिसमें बहुत ज्यादा रेगुलरिटी ना हो, यूनिफॉर्मिटी ना हो, मैसेज हर जगह से बराबर फासले पर ना हो। जैसे कि इमेजिन करें इस शेप को, तो ये तो ज्योमेट्रिकल शेप नहीं है, इस वजह से इसके लिए हमें प्रॉपर कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। वो कैलकुलेशंस क्या होंगी स्टूडेंट्स, आइए जरा देखते हैं। स्टूडेंट्स ये दो डायग्राम्स मैंने आप लोगों के सामने बनाई हैं, बिल्कुल इस तरह की दो डायग्राम्स जो है वो आप लोगों को पेज नंबर 109 के ऊपर मिलेंगी। अब जरा देखिए इन दोनों डायग्राम्स में वो क्या बताना चाह रहा है, पहले हम इसको समझते हैं। जस्ट इमेजिन करें कि मेरे पास ये एक शेप है, और ये शेप आप देख सकते हैं ना ही परफेक्ट स्क्वायर है ना ही परफेक्ट स्फीयर है, ये कोई परफेक्ट ज्योमेट्रिकल शेप नहीं है, बल्कि एक कोई भी रैंडम रिजिड बॉडी है। अब जरा इमेजिन करें इस रिजिड बॉडी के ऊपर हर पॉइंट पर आपको मैस ही मैस नजर आ रहा है, लेकिन मैं यहां पर सिर्फ आपके सामने 4 पॉइंट्स इमेजिन कर लेता हूं जिनके मैसेज को मैं M1, M2, M3 और M4 कह देता हूं, और इन पॉइंट्स का जो सेंटर से डिस्टेंस है, वो जो सेंटर जिस पॉइंट पर मैंने रोटेट करना है वो R1, R2, R3 और R4 है। नाउ स्टूडेंट जस्ट इमेजिन करें मैं इस पूरी बॉडी पर एक टॉर्क लगाता हूं, और इस टॉर्क की वजह से पूरी बॉडी रोटेट करेगी। जब पूरी बॉडी कुछ एंगल रोटेट करेगी थीटा,
तो आपको मालूम है हर पॉइंट उतना ही एंगल रोटेट कर जाएगा, क्योंकि रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी की यही प्रॉपर्टी होती है। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी तरह की कुछ चीज जो है वो मैंने आप लोगों को इस डायग्राम में दिखाई है कि ये हमारे पास फिगर ए है और वो ही मैसेज है डिफरेंट पॉइंट्स पर डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। सिर्फ 4 मैसेज नहीं, बहुत से मैसेज होंगे, मैं सिर्फ 4 मैसेज आपके सामने बनाए और फिर मैं इस बॉडी को इस तरह रोटेट कर रहा हूं एंगल थीटा पर, और हर मैस जो है, हर पॉइंट जो है वो उतने ही एंगल जो है वो रोटेट कर जाएगा। नाउ स्टूडेंट जरा तवज्जो से देखिएगा, हमें मालूम है हर पॉइंट बिल्कुल इसी तरह से जो सेकंड पॉइंट होगा स्टूडेंट्स, उसका टॉर्क का फॉर्मूला भी यही होगा mr² अल्फा। लेकिन दूसरा पॉइंट है तो दूसरे पॉइंट का मैस m2 है, दूसरे पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस जो है वो r2 है, और दूसरे पॉइंट का जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वो α2 होगा। बिल्कुल इसी तरह से जब हम थर्ड पॉइंट की बात करेंगे तो m3r3² α3, और फिर करते करते अगर हम nth पॉइंट यानी कि लास्ट जितना भी पॉइंट्स बनेंगे तो उसका जो टॉर्क आ जाएगा वो mnRn² α n आ जाएगा। ये हो गया हर पॉइंट का अलग अलग इंडिविजुअल टॉर्क। मुझे मालूम करना है पूरी बॉडी पर कितना टॉर्क लगा, तो पूरी बॉडी पर कितना टॉर्क होगा स्टूडेंट्स, तो टोटल टॉर्क फाइंड आउट करने के लिए मुझे सारे इंडिविजुअल टॉर्क्स को ऐड करना पड़ेगा अप टू n जितने भी पॉइंट्स हैं। अब पहली जो हमारे पास पहला पॉइंट है उसका टॉर्क कितना है, उसका टॉर्क है m1r1² α1। दूसरे पॉइंट का है जी m2r2² α2। थर्ड पॉइंट का है m3r3² α3, और इसी तरह से करते करते जो लास्ट पॉइंट होगा वो होगा mnRn² α n। नाउ स्टूडेंट्स ये अल्फा क्या है, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है स्टूडेंट्स। एक खास बात होती है रिजिड बॉडीज में, और वो ये कि जो पॉइंट्स होते हैं, जितने मर्जी पॉइंट्स ले लें, उनके दरमियान डिस्टेंस चेंज नहीं होता। तो अगर ये पॉइंट 2 एक खास टाइम में यहां से यहां जितने एंगल्स मूव करेगा, पॉइंट 3 को भी उतना ही मूव करना पड़ेगा, पॉइंट 1 को भी उतने ही एंगल्स मूव करना पड़ेगा, यानी कि सबका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, जिसकी वजह से एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन भी सेम होगी। तो याद रखिएगा कि एंगुलर एक्सेलरेशन of all the points on the rigid body, शर्त ये है will be same, ये शर्त है। अगर तो रिजिड बॉडी है तो पॉइंट दूर हो या पॉइंट करीब हो, सब पॉइंट्स एक जैसा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो रखते हैं। तो याद रखिएगा, मैं फिर कह सकता हूं कि पहले जो हमारे पास पॉइंट है उसका एंगुलर एक्सेलरेशन, दूसरे पॉइंट का एंगुलर एक्सेलरेशन, तीसरे पॉइंट का एंगुलर एक्सेलरेशन और लास्ट पॉइंट का एंगुलर एक्सेलरेशन, सबका एंगुलर एक्सेलरेशन बराबर है। तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं बजाय α1 α2 α3 कहने के, जब है ही बराबर तो मैं अल्फा ही कह देता हूं। जब यहां भी अल्फा कह देता हूं, यहीं पर आपके सामने कर देता हूं, आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में करना है। तो ये अल्फा हो गया, ये भी अल्फा हो गया, ये भी अल्फा हो गया, ये भी अल्फा हो गया। तो आपको देख रहे हैं, आप लोग पता चल रहा है कि अल्फा कॉमन आ रहा है सब टर्म्स में से। तो ये हमारे पास टोटल टॉर्क किसके बराबर आएगा, अल्फा आप पूरी ब्रैकेट में से कॉमन लेकर बाहर लिख लें। अल्फा बाहर चला गया, बाकी अंदर क्या रह गया, m1r1², ये भी अल्फा बाहर चला गया तो क्या रह गया, m2r2², करते करते लास्ट में mnRn²। नाउ स्टूडेंट्स ये m1r1² क्या है, आपको याद है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला क्या था, किसी भी पॉइंट के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो mr² होता है। तो ये mr² ही है ना, इसका मतलब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहले पॉइंट का। ये किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, दूसरे पॉइंट का। तो करते करते ये
तीसरे पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया, मैं इस सारी चीज को इकट्ठा लिख सकता हूं और वो क्या है, वो ये है कि मैं लिखूं सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है कि मैं ऐड कर रहा हूं और मैं एक जनरल टर्म लिख देता हूं MIRI स्क्वायर। अब MIRI क्या मतलब है, अगर मैं I की वैल्यू 1 पुट करूं तो I की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो क्या बन जाएगा M1 R1 स्क्वायर यानी पहली टर्म, और अगर I की वैल्यू 2 पुट करूं तो M2 R2 का स्क्वायर बन जाएगा, और I की वैल्यू 3 पुट करूं तो M3 R3 का स्क्वायर, और अगर आखिरी वैल्यू n पुट करूं तो वो मैं ऊपर लिख देता हूं कि मैक्सिमम जो वैल्यू पुट कर सकता हूं तो MN RN स्क्वायर, यानी ये जो पूरी ब्रैकेट है मैंने इसको यूं करके लिख दिया। लेकिन ये जो हमारे पास चीज बन रही है ब्रैकेट के अंदर, एक्चुअली में ये क्या है, ये पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। सारे पॉइंट्स का अलग-अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम जो है वो पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब आप किसी भी नॉन यूनिफॉर्म बॉडी जिसका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, जो परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट रॉड नहीं है, परफेक्ट सिलेंडर या डिस्क या रिंग या हुप या सफेरिकल शेप नहीं है, उनका भी टॉर्क और उनका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आज का लेक्चर था। आई होप कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई होगी और इसकी इंजीनियरिंग में इंपॉर्टेंस का समझ में आया होगा आप लोगों को। तो स्टूडेंट्स आपसे मुलाकात होगी अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।